हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 13 करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले कि कल हमने दो लेक्चर अपलोड किए थे, लेक्चर नंबर 28 और लेक्चर नंबर 29, जो कि दोनों अकाउंट्स से रिलेटेड थे। हम अकाउंट्स में एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर 4 के हमने 2 पार्ट या 3 पार्ट देख लिए हैं। उसके बाद के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम कल कवर कर लेंगे। तो हम जल्दी क्योंकि आपके अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम उसको जल्दी से कंप्लीट करके क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद सिर्फ हम मॉक टेस्ट ही आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज के मॉक टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, और जिसमें हमने आज थोड़ा चेंजेस किया है। आज हमने अकाउंट से क्वेश्चंस को नहीं रखा है। आज हमने सिर्फ सोशल सिक्योरिटी, जिससे बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने कवर किए हैं। 10 क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी से हमने लिए हैं, और 10 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से हमने लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा इस मॉक टेस्ट में। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हर बार की तरह हमारा इस बार का मॉक टेस्ट भी बाइलिंगुअल ही रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 1, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1987। स्टेटमेंट 2, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। स्टेटमेंट 3, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा गोवा में स्थित हैं। इट्स 4 रीजनल ऑफिसेज आर लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड गोवा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको सॉल्व करना है। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हम नेक्स्ट मंथ आपको RSTV राज्यसभा टीवी डिबेट का आपको हिंदी में पूरा एनालिसिस और हिंदी कंटेंट के साथ PDF प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, हिंदी एनालिसिस, और हिंदी ही उसकी PDF आपको ट्रांसलेटेड हिंदी PDF प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमने आपको कल परसों भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था कि हम ये दोनों आपके लिए शुरू करने वाले हैं। और साथ ही हम PIB भी शुरू करेंगे। PIB का हिंदी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा विद हिंदी एनालिसिस, हिंदी वीडियो लेक्चर एंड हिंदी PDF। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाया करेगा। हमारा ये सारे हमारे रूटीन PIB और द हिंदू का हम डेली करेंगे कंटिन्यू, और RSTV जैसे कि जो मुद्दे समसामयिक दृष्टि से हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही UPSC सिविल सर्विसेज की दृष्टि से जो मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट पर हो या इंटरनेशनल अफेयर्स पर बिग डिबेट हो, बिग पिक्चर आप देखते होंगे प्रोग्राम RSTV का, या फिर ज्ञान विज्ञान हो, इस सबको हम ब्रॉडली कवर करेंगे। जैसे जैसे इनके टॉपिक जिस दिन लेक्चर आया करेगा उस दिन या उसके नेक्स्ट डे हम आपको हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड करा दिया करेंगे। साथ ही आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 2, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसे NIPCCD के रूप में जाना जाता है, जो महिलाओं और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत वर्ष 1966 में नई दिल्ली में स्थापित है, और गुवाहाटी 1978, बेंगलोर 1980, लखनऊ 1982 और इंदौर 2001 में इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज NIPCCD, is dedicated to promoting voluntary action, research, training and documentation in the overall field of women and child development. Established in New Delhi in the year 1966 under the Societies Registration Act of 1860. 4 regional centers have been set up at Guwahati 1978, Bangalore 1980, Lucknow 1982 and Indore 2001. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 1, इसकी स्थापना एक विभाग के रूप में 1985 में की गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एज अ डिपार्टमेंट। स्टेटमेंट 2, इसे 2016 में मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ मिनिस्ट्री इन 2016। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सोशल सिक्योरिटी के चैप्टर्स में हम लेक्चर्स में ये सब कुछ कवर करा चुके हैं। स्कीम्स भी काफ़ी सारी हमने 2017
से लेकर अब तक की सारी स्कीम्स को कवर करने की कोशिश की हो, और 2017 से पहले की भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको भी हमने कवर किया है। जैसे MG नरेगा जो है स्कीम आपकी, उसको भी हमने कवर किया है। और इसी तरह बहुत सी जो स्पेशल स्कीम्स हैं, राइट टू फूड, जो हमारी हमेशा आपकी एवरग्रीन स्कीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ऐसी पुरानी स्कीम्स को भी हमने कवर किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी, ताकि महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक आवेग दिया जा सके। 30 जनवरी 2006 से प्रभावी होने के साथ विभाग को मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट was established in the year 1985 as a part of the Ministry of Human Resource Development to provide the necessary impulses for the overall development of women and children. With effect from 13 January 2006, the department has been converted into a ministry. और हमने स्टेटमेंट 2 में बताया था कि 2016 से इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया है, जबकि सही आंसर है 30 जनवरी 2006 को इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सौधार गृह योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सौधार गृह योजना। स्टेटमेंट 1, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2, इस योजना में प्रत्येक 40 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में कम से कम एक सौधार गृह की स्थापना की जाएगी। अंडर दिस स्कीम at least one सौधार गृह will be established in every district with more than 40 lakh population. स्टेटमेंट 3, प्रत्येक सौधार गृह की अधिकतम क्षमता 30 महिलाओं की होगी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच सौधार गृह विल बी 30 विमेन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। महिला और बाल विकास मंत्रालय सौधार गृह योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत हर जिले में सौधार गृह की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ न्यूनतम 30 महिलाओं की क्षमता के साथ की जाएगी। यानी कि हर जिले में, मतलब उसका आबादी से कोई लेना देना नहीं है, हर जिले में एक सौधार गृह की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक सौधार गृह में मिनिमम 30 विमेन की 30 महिलाओं की क्षमता वाला एक सौधार गृह बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ 40 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों और अन्य जिलों के लिए, या उन जिलों में जहां महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, एक से अधिक सौधार गृह की स्थापना की जा सकती है। आवश्यकता मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सौधार गृह की इस क्षमता का विस्तार 50 या 100 तक किया जा सकता है। यानी कि इसको मिनिमम 30 महिलाओं की क्षमता वाला होना चाहिए और अधिकतम 100 महिलाओं की क्षमता वाला सौधार गृह भी बनाया जा सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द सौधार गृह योजना। अंडर दिस स्कीम सौधार गृह will be established in every district with the following objectives: with a minimum capacity of 30 women, more than one सौधार गृह can be established for large cities and other districts with a population of more than 40 lakhs, or in districts where women need additional support. The capacity of the सौधार गृह can be expanded to 50 or 100 depending on the need assessment and the other important parameters. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर महिला शक्ति केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। स्टेटमेंट 1, इस योजना को 2019-20 में लागू किया गया था। दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2019-20। स्टेटमेंट 2, इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता की सहायता से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। भारत सरकार ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र MSK महिला शक्ति केंद्र नामक एक नई योजना को 2017-18 को मंजूरी दी है। यानी कि 2017-18 में इसे मंजूरी मिली थी और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र फॉर एम्पावरिंग रूरल वीमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी कि आप ये फोकस कीजिए कि इसको रूरल वीमेन एम्पावरमेंट के लिए फोकस किया गया है इस स्कीम पर।
In 2017-18 it has been initiated by the Ministry of Women and Child Development. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के संबंध में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स महिला शक्ति केंद्र. स्टेटमेंट 1, इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा. दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases. स्टेटमेंट 2, इस योजना में सभी जिलों के लिए जिला स्तरीय महिला केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इन दिस स्कीम डिस्ट्रिक्ट लेवल विमेन सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. स्टेटमेंट 3, सबसे पिछड़े ब्लॉकों को नीति आयोग द्वारा चिन्हित किया जाएगा. द मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स विल बी आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग. ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी. महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र, जिसे स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन SRCW, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं. जिला स्तरीय महिला केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन DLCW चरणबद्ध तरीके से 640 जिलों में स्थापित किया जाएगा. पहले वर्ष में यानी कि 2017-18 में 220 जिलों में DLCW यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन इनको की स्थापना की जाएगी. दूसरे वर्ष में 220 नए जिलों को कवर किया जाएगा और तीसरे वर्ष 2019-20 में 200 नए जिलों को शामिल किया जाएगा. ब्लॉक स्तर की पहल 115 सबसे पिछड़े ब्लॉक नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए जाएंगे और इनको कवर किया जाएगा. द स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन is for all states or union territories. District level center for women DLCW will be set up in 640 districts in a phased manner. In the first year 2017-18 DLCW will be set up in 220 districts. In the second year 220 new districts will be covered, and in the third year 2019-20 200 new districts will be covered. The block level initiative will cover 115 most backward blocks marked by नीति आयोग. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के संबंध में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स महिला शक्ति केंद्र. स्टेटमेंट 1, इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य महिला संसाधन केंद्र समन्वय का कार्य करेगा. अंडर दिस स्कीम द स्टेट विमेन रिसोर्स सेंटर विल कोऑर्डिनेट एट एवरी स्टेट लेवल. स्टेटमेंट 2, प्रत्येक राज्य स्तर महिला केंद्र में 10 सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है. प्रोविजन इज मेड फॉर 10 मेंबर्स इन ईच स्टेट लेवल विमेन सेंटर. ये सारी स्कीम्स हमने अपने सोशल सिक्योरिटी वाले लेक्चर्स में कराई हैं. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1. राज्य स्तर पर राज्य सरकारों DWCD समाज कल्याण विभाग के तहत स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर प्रभावी समन्वय के माध्यम से महिलाओं के लिए बने कार्यक्रमों, कानूनों और योजनाओं को लागू करने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. SRCW स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों की समीक्षा और मूल्यांकन करना जारी रखेगा और प्रत्येक SRCW में 5 स्टाफ सदस्यों के लिए प्रावधान है. एट द स्टेट लेवल द स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स Department of Social Welfare at the state or union territory level through effective coordination implementation of programs, laws and schemes for women will provide support. The SRCW will continue to review and evaluate existing policies, programs and legislation. Each SRCW has provisions for 5 staff members. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, साइबर शिक्षा पहल के संबंध में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइबर शिक्षा इनिशिएटिव. स्टेटमेंट 1, इस पहल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा 2017 में शुरू किया गया था. दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इन 2017. स्टेटमेंट 2, इस पहल के तहत देश भर में 20 स्थानों पर 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. अंडर दिस इनिशिएटिव 1000 women will be trained in 20 locations across the country. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं. नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं. साइबर शिक्षा पहल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने 2018 में देश में कुशल महिला पेशेवरों का एक गतिशील पूल बनाने के लिए 3 साल का कार्यक्रम यानी कि 2018 से
2021 तक के लिए। तो ये स्कीम इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इसका लास्ट ईयर है। कार्यक्रम साइबर शिक्षा शुरू किया है। इस पहल के तहत देश भर में 10 स्थानों पर 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10 स्थानों पर, और हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था, 20 स्थानों पर, जबकि 10 स्थानों पर 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसमें इसकी पात्रता के लिए आप हमारा पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि 18 से 27 वर्ष की विज्ञान क्षेत्र की महिलाएं, साइंस स्ट्रीम की महिलाएं ही इसमें भागीदारी के लिए पात्र होंगी। Microsoft India and Data Security Council of India have launched 3-year program Cyber Education to create a dynamic pool of skilled women professionals in the country in 2018. Under this initiative, 1,000 women will be trained at 10 places across the country and they will be provided employment opportunities. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार जेलों में बंद महिलाओं के संबंध में सही कथन चुनिए। आप ये मत सोचना कि 2015 का डेटा है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हर 5 साल में महिलाओं के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, हर 5 साल में। तो इसकी 2020 वाली रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो इसलिए हमने 2015 वाली रिपोर्ट से क्वेश्चन पुट अप किया है। According to the National Crime Record Bureau 2015, choose the correct statement regarding the women lodged in jails. ऑप्शन स्टेटमेंट 1, भारत में जेलों में बंद महिलाओं की संख्या कुल कैदियों का 10% से अधिक है। द नंबर ऑफ वुमेन इन जेल्स इन इंडिया इज मोर देन 10% ऑफ टोटल प्रिजनर्स। स्टेटमेंट 2, कुल महिला कैदियों में अधिकतर महिला कैदी 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल प्रिजनर्स आर एज्ड बिटवीन 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स ऑफ द टोटल फीमेल प्रिजनर्स। सोशल सिक्योरिटी के, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा, इसलिए इस टॉपिक के लिए आपको ये सारे डेटा पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, जितने भी समाज के पिछड़े और वंचित तबके होते हैं, चाहे विमेन हो, आपकी माइनॉरिटीज़ हो, बच्चे हों, चिल्ड्रन हो, आपके दलित समाज हो, तो इनके सारे आपको इस तरह के डेटा पता होने चाहिए। तो आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार 2015 में 4.3% महिला कैदी थी, जो हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था, 10% से अधिक, जबकि सही आंसर है 4.3% कुल महिला कैदी थी। महिला कैदियों में से अधिकांश 30 से 50 वर्ष आयु की, यानी कि 50.5% जो महिला कैदी थे वो 30 से 50 वर्ष की आयु की थी। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद 18 से 30 वर्ष की आयु की 31.3% महिला कैदी थी। According to the National Crime Record Bureau 2015, in 2015 4.3% were women. Most of the female prisoners are in the age group of 30 to 50 years, followed by 18 to 30 years in 2015. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल विमेंस डे। स्टेटमेंट 1, यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। स्टेटमेंट 2, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 मार्च। स्टेटमेंट 2, संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया था। द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल विमेंस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1975। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के दौरान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया, इंटरनेशनल विमेन डे। 2 साल बाद दिसंबर 1977 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस को महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए घोषित किया। द यूनाइटेड नेशंस बिगेन सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल विमेंस डे ऑन 8 मार्च ड्यूरिंग इंटरनेशनल विमेंस ईयर 1975। 2 years later, in December 1977, the General Assembly declared United Nations Day for Women's Rights and International Peace. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो NCRB ने 2018 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हैज सेलेक्टेड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2018। स्टेटमेंट 1, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा में लगातार वृद्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन सिंस 2014। स्टेटमेंट 2,
पॉक्सो के तहत कुल दर्ज बाल पीड़ितों में से 80% से अधिक लड़कियां थीं। मोर देन 80% ऑफ द टोटल चाइल्ड विक्टिम्स रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो वर गर्ल्स। आपको पॉक्सो एक्ट भी पता होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। 2014 से पॉक्सो मामलों की रिपोर्ट में लगातार वृद्धि हुई है और 2017 में मामूली गिरावट को छोड़कर 2018 में 39,827 मामले थे। पॉक्सो के तहत कुल दर्ज बाल पीड़ितों में से 85.8% 12 से 18 वर्ष आयु की लड़कियां थीं, जो 2017 में 83% से अधिक थी। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन रिपोर्ट्स ऑफ पॉक्सो केस सिंस 2014। In 2018, there were 13,827 cases. Of the total reported child victims under POCSO Act, 85.8% were girls aged 12 to 18, 12 से 18 वर्ष की लड़कियां, from 83% in 2017, यानी कि लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से संबंधित है। यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चन हमारे औद्योगिक संबंध और श्रम कानून से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, मजदूरी भुगतान अधिनियम से संबंधित पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रिपोर्ट रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पब्लिश्ड? ऑप्शन है 1919 से 1920 में, ऑप्शन बी 1920 टू 1921, ऑप्शन सी 1928 से 1929 और ऑप्शन डी 1929 से 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1929 टू 1930। इस विषय में बम्बई लेबर रॉयल कमीशन ने 1929 से 30 द्वारा रिपोर्ट भी उद्योगपतियों के अत्याचार तथा अनियमितताओं को प्रकाश में लाया और सरकार उसके निराकरण के लिए कटिबद्ध हो गई। ए रिपोर्ट बाय बॉम्बे लेबर रॉयल कमीशन 1929 टू 30 इन दिस सब्जेक्ट आल्सो ब्रॉट टू लाइट इन द टायरनी एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट बिकम डिटरमाइंड टू रिजॉल्व देम। इसी रिपोर्ट के आधार पर मजदूरी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 निम्न में से किन स्थानों पर लागू होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्लाई? स्टेटमेंट 1, किसी भी कारखाने या उद्योग में नियोजित व्यक्ति, पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री। स्टेटमेंट 2, रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति, पर्सन एम्प्लॉयड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटमेंट 3, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति, पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिनियम का विस्तार एवं उद्देश्य ये संपूर्ण भारत में विस्तारित है। ये सभी प्रतिष्ठानों के लिए निम्न व्यक्तियों के मजदूरी भुगतान पर लागू होता है। पहला, किसी भी व्यक्ति या उद्योग में नियोजित व्यक्ति, रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति। एक्सपेंशन एंड पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। दिस अप्लाइज टू द वेजेस पेड to the following persons for all establishments: person employed in any factory or industry, person employed by railway administration और person directly or indirectly employed by the contractor। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के संबंध में सही कथन चुनिए। हम हर टॉपिक से जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने आज के चैप्टर में मजदूरी भुगतान अधिनियम, आज के मॉक टेस्ट में हमने मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से जितने पॉसिबल क्वेश्चन से बनाने की कोशिश की है। इससे पहले हम मिनिमम वेजेस एक्ट से क्वेश्चन जितने भी पुटअप हो सकते थे हमने वो सब आपको प्रोवाइड कराए हैं। इसी तरह हम अकाउंट्स में भी ऐसे ही करते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं हम अकाउंट के प्रत्येक चैप्टर से हम आप पुटअप करने की कोशिश करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम को विस्तार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्सटेंड दिस एक्ट। स्टेटमेंट 2, किसी भी उद्योग पर इस अधिनियम को लागू करने से 6 माह पूर्व केंद्र सरकार को सरकारी गजट के माध्यम से उद्योग को सूचित करना अनिवार्य है। बिफोर इंप्लीमेंटिंग दिस एक्ट ऑन एनी इंडस्ट्री, इट इज मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द इंडस्ट्री थ्रू द ऑफिशियल गैजेट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव।
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसके अतिरिक्त इसके विस्तार करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। वो 3 महीने पूर्व लागू करने की सूचना का प्रकाशन राजकीय पत्र में करके किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक स्थान को किसी वर्ग या समूह में जहां नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग पर इस अधिनियम के उपबंधों का या उपबंधों में से किसी एक उपबंध को लागू कर सकती है। यानी कि कोई राज्य सरकार गैजेट प्रकाशित करके 3 महीने पूर्व, यानी कि किसी, अगर मान लीजिए कोई XYZ कोई एक उद्योग है और इस उद्योग में किसी राज्य सरकार को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को लागू करना है, तो वो इसको सूचित 3 महीने पहले ही एक गैजेट में प्रकाशन करेगी और इस उद्योग का नाम सहित गैजेट में प्रकाशन करेगी और प्रकाशन के 3 महीने बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम को इस उद्योग पर लागू कर देगी। और या ये भी कर सकती है कि इस उद्योग में पर पूरे अधिनियम को लागू कर दे या अधिनियम के किसी भी एक उपबंध को या किन्हीं उपबंधों को लागू कर सकती है। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्सपेंड इट। ही शैल अप्लाई द इंफॉर्मेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 months in a government gazette to any class or group of industrial establishments or industrial places where any section of persons employed may apply the provisions of this act or any of the provisions. In order to apply the establishments under the central government, the state government is required to consult the central government. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के 1936 के प्रावधानों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम को 1976 में संशोधित करके 1000 रुपये की औसत मजदूरी पर लागू किया गया था। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1976 टू अप्लाई एट एन एवरेज वेज ऑफ ₹1000। स्टेटमेंट 2, 1976 से अब तक ये अधिनियम 1000 रुपये औसत मजदूरी पर लागू किया जाता है। फ्रॉम 1976 टिल नाउ दिस एक्ट इज एनफोर्स्ड एट एन एवरेज वेज ऑफ ₹1000। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। ये अधिनियम पहले 400 रुपये तक की मासिक औसत मजदूरियों पर लागू होता था, फिर इसे 12 फरवरी 1976 से संशोधन करके औसत मजदूरी को 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इस अधिनियम के 1982 के संशोधन द्वारा मजदूरी सीमा 1600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अब यह अधिनियम 1600 रुपये प्रतिमाह तक वाले सभी मजदूरी पर लागू किया जाता है। दिस एक्ट वॉज अर्लियर एप्लीकेबल टू द मंथली एवरेज लेबरर्स अप टू ₹400। देन इट वॉज रिवाइज्ड from 12 February 1976 to the average wage of ₹1000 per month. The 1982 amendment of the act raised the wage limit to 1600 per month. Now this act is applicable to all wages up to 1600 rupees per month. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मजदूरी अधिनियम 1936 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मद मजदूरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। According to the Wages Act 1936, Payment of Wages Act 1936, which of the following items is not covered under Wages Payment of Wages Act? आवास सुविधा, हाउसिंग फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, प्रकाश आपूर्ति, लाइटिंग सप्लाई और यात्रा भत्ता, ट्रेवल अलावेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मद मजदूरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 और 4, 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मद मजदूरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर वेजेस अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मजदूरियों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। पहला है, कोई बोनस चाहे लाभ की योजना के अधीन या नियोजन की शर्तों के अधीन देय धनराशि का भाग नहीं है। नो बोनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अमाउंट पेएबल वेदर अंडर द स्कीम ऑफ बेनिफिट्स और अंडर द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है हमारी,
किसी आवास सुविधा का मूल्य या प्रकाश, जल की आपूर्ति, चिकित्सा, परिचर्चा या अन्य सुविधा। वैल्यू ऑफ एनी हाउसिंग फैसिलिटी और लाइट, वाटर सप्लाई, मेडिकल, डिस्कशन और अदर फैसिलिटी। तीसरी है किसी सेवानिवृत्ति, वेतन निधि या भविष्य अंश निधि में नियोजक द्वारा दिया गया योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू अ रिटायरमेंट सैलरी फंड और प्रोविडेंट फंड। चौथा है कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा संबंधी रियायत का मूल्य तथा ओवर टाइम भत्ता, द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल अलाउंस और एनी ट्रैवल रिलेटेड कंसेशन एंड ओवर टाइम अलाउंस। पांचवा है किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजक की प्रकृति के कारण उस पर पड़े विशेष व्यय की पूर्ति के लिए दी गई धनराशि, द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू अ एम्प्लॉयड पर्सन टू मीट द स्पेशल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिम ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयर। तो ये सारी कंडीशन जो है ये सारी मजदूरियों के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के उल्लंघन करने के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। स्टेटमेंट 1, जिस व्यक्ति की मजदूरी में कटौती या विलंब किया गया है वो स्वयं शिकायत दर्ज कर सकता है। ए पर्सन हुज वेजेस हैज बीन कट और डिलेड कैन देमसेल्व्स फाइल ए कंप्लेंट। स्टेटमेंट 2, किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह शिकायत 6 महीने के अंदर प्रस्तुत की जा सकती है। दिस कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड टू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 6 months। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन सा है? पर्सन कैपेबल ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। स्वयं वो व्यक्ति जिसकी मजदूरी की अनुचित कटौती की गई है या उसके भुगतान में विलंब किया गया है। पहला, द पर्सन हिमसेल्फ हुज वेजेस हैव बीन इम्प्रॉपरली डिडक्टेड और डिलेड इन हिज पेमेंट। दूसरा, कोई भी विधि व्यवसायी एनी लीगल प्रैक्टिशनर। तीसरा है अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन अंडर द एक्ट जिसका अधिनियम में प्रावधान किया गया है। चौथा है किसी भी पंजीकृत श्रमिक संघ का कोई अधिकारी, एनी ऑफिसर ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। पांचवा, उपधारा 1 के अधीन प्राधिकारी की अनुज्ञा लेकर कोई भी अन्य व्यक्ति, एनी अदर पर्सन टेकिंग परमिशन ऑफ अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन। आवेदन की अवधि, प्राधिकारी के समक्ष आवेदन 12 महीने के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। ये अवधि पहले 6 महीने थी। एप्लीकेशन पीरियड, एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड बिफोर द अथॉरिटी विद इन 12 months। दिस पीरियड वाज 6 months इनिशियली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत निरीक्षक के निर्णय के विरुद्ध कितने समय में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है? एट व्हाट टाइम एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए 15 दिन 15 days, ऑप्शन बी 30 दिन 30 days, ऑप्शन सी 2 माह 2 months, ऑप्शन डी 3 माह 3 months और 90 days। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 दिन। अपील करने की अवधि, पीरियड टू अपील करने का समय 30 दिन का होता है। ये 30 दिनों की मियाद आज्ञा या निर्देश दिए जाने की तिथि से मानी जाएगी। द टाइम टू अपील इज 30 days। दिस 30-day पीरियड विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस गिवन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत दंड के प्रावधानों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द प्रोविजंस ऑफ पेनाल्टीज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम 500 रुपये के दंड का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ मिनिमम पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज। स्टेटमेंट 2, इस अधिनियम के अनुसार अधिकतम 5000 रुपये के दंड का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ रुपीज 5000। ऑप्शन ए केवल 1 ओनली 1, ऑप्शन बी केवल 2 ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों बोथ और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। शस्तियाँ या दंड पेनाल्टीज, इसके लिए प्रावधान धारा 20, 21, 15 सेक्शन 4 तथा 17 आ में किए गए हैं। धारा 20 के अनुसार नियोजित व्यक्ति की मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी तथा निम्नलिखित धाराओं के उल्लंघनकर्ता को न्यूनतम 200 रुपये से अधिकतम 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
Provisions for this have been made in sections 20, 21, 15 clause 4, 17 clause A. According to section 20, financial penalty ranging from minimum 200 to maximum 1000 can be given to the person responsible for the payment of wages of the employed person and the violator of the following sections. अगला क्वेश्चन नंबर 19, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत दंड के प्रावधानों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ पेनाल्टीज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम 3 महीने तथा अधिकतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। स्टेटमेंट 2, इस अधिनियम के अनुसार अपराध की पुनरावृत्ति होने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर्स इन केस ऑफ रिकरेंस ऑफ क्राइम। ऑप्शन ए केवल 1 ओनली 1, ऑप्शन बी केवल 2 ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों बोथ और ऑप्शन डी कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। धारा 20 क्लॉज 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो एक बार पहले इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो चुका है और दोबारा उसी उपबंध के तहत उपबंध के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वो दोष सिद्धि के लिए अधिकतम 3 महीने और न्यूनतम 1 महीने की सजा या 1000 रुपये अर्थदंड लेकिन 200 रुपये से कम ना हो से दंडित किया जा सकेगा। यानी ये पहली बार के लिए है, यहाँ पहली बार के लिए और दोहरे अपराध के लिए, लेकिन दोबारा अपराध होने में 2 वर्ष से कम का समय हुआ हो तभी उपरोक्त प्रावधान के तहत उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन दोबारा अपराध में अगर एक बार अपराध होने के बाद उसे दोबारा अपराध में 2 वर्ष से कम के समय में उसने वही अपराध की पुनरावृत्ति की गई हो तो डबल ऑफेंस। बट इफ देयर इज लेस देन 2 ईयर्स इन द सेकंड ऑफेंस देन ओनली ही विल बी पनिश्ड अंडर द अबव प्रोविजंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम अपने अकाउंट्स के आगे के लेक्चर देखेंगे और जैसे कि हमने आपको बताया हम राज्यसभा टीवी डिबेट का हिंदी में वर्जन शुरू करने जा रहे हैं, आरएस टीवी डिबेट और द हिंदू एडिटोरियल। इसको भी हम हिंदी में आपको प्रोवाइड करेंगे विद हिंदी कंटेंट और हिंदी एनालिसिस, और हिंदी कंटेंट की आपको पीडीएफ मिलेगी, हिंदी पीडीएफ। साथ ही हम पीआईबी भी शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट मंथ सारे हमारे तीनों प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर लेक्चर और इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ साथ हम आपको वीकली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे कि जब तक ईपीएफओ का एग्जाम नहीं हुआ तब तक हम आपको ईपीएफओ का भी आपको प्रोवाइड करेंगे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और साथ ही यूपीएससी आईएएस, जैसे कि आपको पता है आईएएस का एग्जाम प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को है। तो हम आपको यूपीएससी आईएएस के पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स का एक वीकली मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 100 क्वेश्चंस का प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो हम वीक में आपको 2 या 2 से अधिक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर 50 करेंगे तो हम कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।